दोस्तों जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में पार्ट 1 में हम 35 से अधिक प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ डेली लाते रहते हैं। तो आइए आज का सबसे पहला प्रश्न है कि संगम योजना किससे संबंधित है। दोस्तों तो जो संगम योजना है ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना संबंधित है विकलांगों के विकास से संबंधित। किसे दोस्तों? विकलांगों के विकास से संबंधित है यह योजना। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है, तो विकलांगों के विकास से या फिर कह लें उनके कल्याण से। ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजनाओं से प्रश्न बने हुए हैं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पहली बायोटेक्नोलॉजिकल वैक्सीन कौन सी बनी थी। दोस्तों तो पहली जो बायोलॉजिकल वैक्सीन बनी थी उसका नाम है ह्यूमन इंसुलिन या फिर मानव इंसुलिन कह लें। तो ध्यान रखेंगे, मानव इंसुलिन जो बनाई गई थी वह प्रथम बायोटेक्नोलॉजिकल वैक्सीन बनाई गई थी। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि हम आपसे पूछे दोस्तों कि इंसुलिन क्या है, दोस्तों हमारे शरीर में शर्करा या फिर शुगर के पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए इंसुलिन कार्य करता है और यह हमारे पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय स्रावित होता है। दोस्तों इसी के थ्रू हमारे शरीर में या फिर बॉडी में जो शुगर की मात्रा होती है वह नियंत्रित होती है। यदि न हो तो इसी की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ या फिर कह लें मधुमेह। तो इसी का सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकल वैक्सीन के रूप में ईजाद किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि टीबी के इलाज में कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के इलाज में जो इस औषधि या फिर मेडिसिन उपयोग की जाती है उसका नाम है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको लिखते भी चलेंगे एक तरफ से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो औषधि है, कई बार प्रश्न बना हुआ है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन का या फिर औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है, तो वह टीबी के इलाज में इस औषधि या फिर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वीडियो टेप के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो वीडियो टेप के आविष्कारक हैं चार्ल्स गिन्सबर्ग। कौन है दोस्तों? चार्ल्स गिन्सबर्ग क्या हैं? वीडियो टेप के आविष्कारक है। जो वीडियो टेप हम लोग देखते हैं उसके आविष्कारक कौन है दोस्तों? चार्ल्स गिन्सबर्ग हैं। ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न बना हुआ है। देखिए जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे वो सभी के सभी किन्हीं न किन्हीं एग्जाम जो आप देते आए हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, इसमें वह आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि पोंगल पर्व कहाँ और कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो पोंगल पर्व है यह मनाया जाता है जनवरी माह में। कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। और पोंगल पर्व है कहाँ का? तो यह है दोस्तों तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का यह एक महत्वपूर्ण पर्व है पोंगल। और यह किस माह में या फिर किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है जनवरी महीने में। आगे बढ़ते हैं, अगला भी वही पर्व है ओणम पर्व। हमने अभी बात की पोंगल पर्व की, तो पोंगल मनाया जाता था शुरुआत में जनवरी माह में तमिलनाडु में। वहीं पर यदि हम ओणम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि पोंगल की बात करें तो पीटी ध्यान रखेंगे, ट्रिक्स याद रखेंगे, पीटी पोंगल तमिलनाडु। यदि ओणम की बात करें तो ओके, अर्थात ओणम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ट्रिक याद कैसे करेंगे? ओके। तो ओणम केरल मनाया जाता है। और किस महीने मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है सितंबर माह में। कब? सितंबर माह में मनाया जाता है। वहीं पर पोंगल मनाया जाता है जनवरी में। आगे बढ़ते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 ईस्वी में। तो बस दोस्तों 1924 में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं कि अमर जीव के नाम से जाने जाने वाला उस जीव कौन सा है जिसको हम अमर जीव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों? तो वह जीव है अमीबा। अमीबा को दोस्तों हम अमर जीव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कभी मरता नहीं है। यह मरने से पहले कई भागों में विभाजित होकर
अन्य नए अमीबा के रूप में फॉर्म ले लेता है, इसीलिए इसको अमर जीव के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमर जीव का किस जीव का उपनाम है, तो ध्यान रखेंगे अमीबा को हम अमर जीव भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पांडुवाड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य की बात की गई, उस लोक नृत्य का नाम है पांडुवाड़ी, और यह पांडुवाड़ी लोक नृत्य दोस्तों मनाया जाता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में पांडुवाड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एक समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के किस राज्य में लागू दोस्तों, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों भारत के गोवा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लें या फिर एक समान नागरिक संहिता लागू है, एकमात्र ऐसा राज्य है। कई बार एग्जाम में आपके यह पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। साथ में कभी कभी पूछ देता है कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान का अनुच्छेद 44 दोस्तों एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। आगे बढ़ते हैं कि लाई जनजाति का निवास स्थल क्या है दोस्तों। जनजातियों से प्रश्न बनते रहते हैं, तो लाई जनजाति की यहाँ पर बात करेंगे हम। तो लाई जनजाति का निवास स्थल जो रहा है दोस्तों वह है म्यांमार। कहाँ पे दोस्तों, म्यांमार, जिसे हम वर्मा के नाम से भी जानते थे, तो बर्मा कह लें या फिर म्यांमार कह लें, यह निवास स्थल है किस जनजाति का, तो लाई। कौन सी जनजाति, लाई जनजाति का निवास स्थल है म्यांमार या फिर बर्मा। आगे बढ़ते हैं कि महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो महाराजा पित्तपुरम कप जिस खेल से संबंधित है वह खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। कौन सा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में महाराजा पित्तपुरम कप दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसको भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं कि WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलते हैं, का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो विश्व व्यापार संगठन कह लें या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह लें, उसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन किया गया था दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं कि मेरियाना ट्रेंच किस देश के पास स्थित है, तो दोस्तों विश्व का, पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है वह कहलाता है मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कहाँ या किस देश के पास स्थित है, देश की बात कर रहा है, तो देश की बात करें, देश है फिलीपींस। फिलीपींस के पास दोस्तों यह जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, वह स्थित है। ध्यान रखेंगे, विश्व का या फिर पृथ्वी का सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है, यही मेरियाना ट्रेंच है, और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सबसे नीचे या फिर सबसे डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण शरीर में नहीं जमता, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। रक्त का थक्का, हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता रहता है लेकिन बाहर आता है तो जम जाता है, वही अंदर क्यों नहीं जमता शरीर के, यह प्रश्न है। शरीर में अंदर इसलिए नहीं जमता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिपैरिन है। लेकिन जैसे ही रक्त या ब्लड हमारे शरीर में कटा और ब्लड बाहर आता है वह जम जाता है। वही अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है दोस्तों, तो रक्त का थक्का जमता है विटामिन के कारण। किस कारण दोस्तों, विटामिन के कारण। हमारे शरीर में के बाहर यदि रक्त कट जाता है और रक्त स्रावित होने लगता है तो कुछ देर बाद जो जमता है वो किसके कारण, विटामिन के कारण। ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यह दोनों प्रश्न एक दूसरे से घुमा के पूछते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं जमता है किसके कारण, हिपैरिन के कारण। जमता किसके कारण है, विटामिन के कारण, ध्यान रखेंगे। आगे है कि सिलिकोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि आपको रोग दे देगा और प्रभावित अंग आपसे पूछेगा, जैसे ट्रेकोमा तो नेत्र के लिए होता है, आंख के लिए होता है, वैसे यहाँ पर बात की जा रही है सिलिकोसिस रोग की। दोस्तों सिलिकोसिस रोग से प्रभावित होने वाला मनुष्य का अंग है वह क्या है,
फेफड़ा। दोस्तों फेफड़ा सिलिकोसिस रोग में क्या होता है, प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रजनन शक्ति में वृद्धि किस विटामिन के कारण होती है दोस्तों, तो प्रजनन शक्ति में वृद्धि होती है विटामिन के कारण। किसके कारण दोस्तों, विटामिन के कारण प्रजनन शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, सॉरी विटामिन के नहीं, विटामिन ई, इसको सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, विटामिन ई के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 15। कितनी थी दोस्तों, 15 होती है रग्बी फुटबॉल टीम में। आगे बढ़ते हैं कि भारत का लंकाशायर किस शहर को कहते हैं दोस्तों, भारत का लंकाशायर कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है, कानपुर को। यहाँ लेदर की फैक्ट्री है, इसलिए यह महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है, इसलिए भारत का लंकाशायर के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है भारत के इम्फाल नामक स्थान में। कहाँ पर, इम्फाल नामक स्थान पर राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के आवास का नाम क्या है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के आवास को हम जानते हैं किस नाम से, द लॉज। द लॉज, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति किस भवन में रहते हैं, व्हाइट हाउस में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं उसको हम जानते हैं द लॉज के नाम से। ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का अन्य उपनाम क्या था दोस्तों, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का अन्य उपनाम था वर्धा प्रस्ताव। क्या था, वर्धा प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे, वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला है कि झंडा परिषद के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कई सारी समितियां बनाई गई थी, प्रारूप समिति, संघ संचालन समिति, संघीय समिति, मूल अधिकार समिति, वैसे एक समिति थी झंडा परिषद। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। इससे प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की। वर्तमान में जो दोस्तों जौनपुर नगर है उसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इससे भी प्रश्न बने हुए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं कि विश्व के उद्गम का अध्ययन क्या कहलाता है, विश्व के ओरिजिन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं कि विश्व के उद्गम का अध्ययन करते हैं। किसका, विश्व के उद्गम का, ओरिजिन ऑफ क्या कहते हैं यूनिवर्स का, कॉस्मोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं कि कारगिलान कप, कौन सा कप, कारगिलान कप किससे संबंधित है दोस्तों, तो कारगिलान कप संबंधित है किससे, यह भी संबंधित है टेबल टेनिस से। किससे दोस्तों, टेबल टेनिस से। अभी हमने कप की पिछले बात की थी, एक ट्रॉफी की, तो महाराजा पित्तपुरम कप की चर्चा की थी, वह भी संबंधित है किससे दोस्तों, टेबल टेनिस से। और यह भी संबंधित है किससे, टेबल टेनिस से। आगे बढ़ते हैं कि लदांग कहाँ की स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, तो लदांग कहाँ की है, यह मलेशिया की यह एक स्थानांतरित कृषि है, जो कि इसका प्रकार कौन सा है, स्थानांतरित है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह शिफ्ट होती रहती है। तो यह कहाँ की खेती है लदांग, तो यह कहाँ के दोस्तों, मलेशिया की है। ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अपना अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज की। दोस्तों ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज को हम जानते हैं यूनियन जैक के नाम से। किसके नाम से, यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। किस, कहाँ के राष्ट्रीय ध्वज को, तो ब्रिटेन के, कहाँ के, ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपीज। क्या होता है, स्टेपीज, जो कि कान की एक हड्डी होती है। यह मानव शरीर की
सबसे छोटी हड्डी होती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, अर्थात डीसीएम ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? तो डीसीएम ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल में। किसमें? फुटबॉल के खेल में डीसीएम ट्रॉफी दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि तपोवन कहाँ पर स्थित है? तो तपोवन जो यह क्षेत्र है यह स्थित है ऋषिकेश में। कहाँ पर दोस्तों? ऋषिकेश में स्थित है यह तपोवन क्षेत्र। इससे भी कई सारे प्रश्न बने हुए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तपोवन आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि कोयले के खदानों में रहने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम पूछता है। तो कोयले के खदानों में जो व्यक्ति रहते हैं उनको मुख्यतः एंथ्रोकोसिस रोग होता है, जो कि उनको फेफड़े को प्रभावित करता है। एंथ्रोकोसिस रोग होता है, ध्यान रखेंगे। एंथ्रोकोसिस, कोयले के खदानों में रहने वाले व्यक्तियों को यह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो आर्थिक जनगणना की शुरुआत शुरू हुई थी भारत में 1977 से। कब से? 1977 से दोस्तों आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि देश के प्रथम सैनिक डेयरी फार्म कहाँ स्थित हुआ था? दोस्तों देश का प्रथम सैनिक डेयरी फार्म स्थित हुआ था या फिर स्थापित किया गया था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो जानते हैं दोस्तों संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पर बात की जा रही है राज्यसभा के दोस्तों। तो राज्यसभा पहली बार शुरू हुआ था कब? तो 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा पहली बार शुरू किया गया था। और आज का जो लास्ट का प्रश्न है दोस्तों कि लाल भवन नामक भवन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों तो लाल भवन नामक भवन का निर्माण किया था किसने? शासक था बलबन। किसने? बलबन ने दोस्तों लाल भवन नामक निर्माण किया था भवन का। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से लगभग 35 प्लस प्रश्नों की चर्चा की और उनको जानने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।